नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई भी उमंग नहीं थी। और वजह ये थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन थी। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मैं इस समय दिमागी दबाव में थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सांसें अटक गईं। ये भी एक वजह थी कि मैं अपने ही दोस्त की सौतन की हैसियत से इस घर में आई थी। सुनीता से मेरी दोस्ती उस समय हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। मैंने जब आंख खोली तो खुद को अनाथ आश्रम में देखा था। मैंने होश संभालते ही अनाथ आश्रम का माहौल देखा था और वहीं के एक इंचार्ज ने ही मुझे बताया था कि तुम एक दिन की थीं जब तुम्हें कोई अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर चला गया था। शायद मेरी माँ की कोई मजबूरी रही होगी और मेरे पिता ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दी होगी कि अगर फिर से बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, इसलिए उसने चुपचाप मुझे झूले में डाल दिया होगा। या फिर मैं किसी की नाजायज औलाद थी जिसे किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर जान छुड़वाई थी। मैं नहीं जानती थी मेरी माँ कौन है, बाप कौन है। बस 6 साल की उम्र में जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया था। वहाँ रूखी सूखी रोटी जैसी भी मिलती थी, चुपचाप खा लेती थी। बचपन से ही हमें सब्र ही सिखाया गया था। मुझे क्या, अनाथ आश्रम में रहने वाले हर बच्चे का यही हाल होता था। लेकिन एक रात मैं सो रही थी जब मुझे रोती हुई बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी इसलिए मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो रोने वाली बच्ची की आवाज़ मेरे कहीं पास से ही आ रही है। उसकी आवाज़ ने जैसे मुझे बेचैन कर दिया था। तभी अचानक से ही हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो एक 6 साल की बच्ची का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई। मेरी उम्र भी लगभग 6 साल ही थी। वो बच्ची रोए जा रही थी, मम्मी मम्मी पुकार रही थी, कह रही थी मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी माँ के बगैर मर जाऊंगी, भगवान के लिए मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। वो नौकरानी कहने लगी, तुम्हारा ठिकाना अब यही है, इसलिए रो रो कर हमें तंग मत करो। मेरे साथ वाला बिस्तर खाली था। नौकरानी ने उसे वहां बैठा दिया और कहने लगी, चलो सो जाओ, और खबरदार जो अब तुमने रो रो कर सारा अनाथ आश्रम सर पर उठाया। नौकरानी उसे डांटकर बाहर चली गई। क्योंकि मैं उठकर बैठ गई थी, वो मुझे देखने लगी, साथ ही साथ सिसकियां भरने लगी। कुछ डरी सहमी भी लग रही थी। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर दया आ गई। अचानक पता नहीं क्यों मुझे सुनीता को देखकर अपने दिल में एक मोहब्बत महसूस हुई। मैं उसके बिस्तर पर आ गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद उसे भी एक हमदर्द की जरूरत थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी मम्मी पापा के साथ एक बस में सफर कर रही थी। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ मेरी मम्मी की सहेली रहती है, लेकिन रास्ते में बस खाई में गिर गई। मेरे भी सर पर चोट आई थी। लेकिन जब मैं होश में आई तो मैं सड़क पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास पुलिस वाले भी थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को होश आ गया है। जब मैं उठी तो वहाँ मौजूद पुलिस वालों में से मैंने अपने माँ बाप के बारे में पूछा, लेकिन वह कहने लगे, सब लोग खाई में गिरकर मर चुके हैं, बस तुम ही जिंदा बची हो। ये कहकर 2 दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद वो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। मेरे मम्मी पापा कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। ये सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी। सुनीता कहने लगी, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बहुत बड़ा कमरा था, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे तकलीफ पहुंचा रही थीं। मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने सुनीता में ऐसी क्या बात थी कि मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी और फिर वो भी धीरे धीरे मुझे चाहने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया हम दोनों का ये हाल था कि एक जान और 2 शरीर थे। फिर तो जहाँ सुनीता होती वहाँ मैं पाई जाती। जब तक सुनीता नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खाती थी और उसका भी यही हाल था। समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। हमने अनाथ आश्रम में ही 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। हम लोग पढ़ने में भी बहुत होशियार थे, इसलिए इंचार्ज से अनुमति लेकर हमने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज के बाद हम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने लगे थे। उसी समय सुनीता के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया। उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी, लेकिन वो भी अब मर चुके थे। उनका घर अपना था, अच्छा कमाता था। उसने सोचा कि वो अनाथ लड़की को सहारा दे, लेकिन वो कहता था कि लड़की को मैं खुद देखकर पसंद करूंगा। हालांकि मैं भी प्यारी थी, लेकिन सुनीता बेहद हसीन थी। हम 5 लड़कियां थीं जो उम्र में कम थी और लड़कियां छोटी थीं या फिर ज्यादा उम्र की हो चुकी थीं, इसलिए इंचार्ज ने हमें ही बुलाया था। उस नौजवान ने पूरी नज़र हम पर डाली और सुनीता पर जाकर उसकी नज़र रुक गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सुनीता की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो बहुत ही परेशान हो गई थी। इंचार्ज ने कहा कि ठीक है, आप कल आ जाना और सुनीता की और तुम्हारी बहुत ही सादगी से शादी कर देंगे। सुनीता ने फौरन कहा, मुझे नहीं करनी शादी। ये कहकर वो फौरन वहां से निकल गई थी। हम चारों लड़कियां और इंचार्ज हैरत से उसे जाता देखने लगे। कोई भी इस बात की वजह नहीं जानता था
वो लड़का भी कुछ परेशानी का शिकार हो गया था। इंचार्ज ने कहा, ऐसा करें कि आप किसी और लड़की को पसंद कर लें। लेकिन वो लड़का कहने लगा, मुझे वही लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अचानक से शादी की बात पर घबरा गई हो, आप उसे समझाएं। मैं 2 दिन बाद पंडित जी को लेकर आऊंगा। ये कहकर वो लड़का वहां से चला गया। मेरे इंचार्ज ठंडी आह भर के रह गए थे। पहली बात तो यहाँ अच्छे रिश्ते आते नहीं, और अगर किस्मत से आ भी जाए तो लड़की उसे अपनी खुशनसीबी ही समझती है। हम सबने उस लड़के की अच्छी तरह से छानबीन कराई है। ये बहुत ही शरीफ नौजवान है, अच्छा कमाता है, अपना घर है। सुनीता को और क्या चाहिए? फिर इंचार्ज मुझसे कहने लगे, सुधा, तुम समझाओ सुनीता को, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने कहा, जी मैडम, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। हैरान तो मैं भी थी कि सुनीता ने इनकार क्यों किया। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो वो बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लगकर और भी ज्यादा रोने लगी। कहने लगी, सुधा, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैंने कहा, क्यों नहीं करनी? क्या बुराई है उसमें? ना तो वो बूढ़ा है, ना ही शक्ल सूरत का बुरा है, न गरीब है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वाली को मिलते हैं। अगर माँ बाप के घर बैठी बिठाए शादी के लिए ऐसे रिश्ते आ जाएं, तो वो लोग उसे खुश नसीब समझते हैं। तुम्हें तो अनाथ आश्रम में ऐसा रिश्ता मिल गया, ऊपर वाले का शुक्र करो। सुनीता कहने लगी, सुधा, कहीं मैं अपना सर पीट लूं? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। देखो सुधा, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तुमने हमेशा मेरे आंसू पोंछे हैं और मैं तुम्हारे बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तीसरे की जरूरत है। हम यूं ही अपनी जिंदगी इसी अनाथ आश्रम में गुजार लेंगे। यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ का सिस्टम संभालेंगे, बस गुजर जाएगी जिंदगी। शादी करना कोई जरूरी तो नहीं है। मैंने कहा, तुम पागल हो, वो लड़का तो तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। पति की मोहब्बत तो एक अलग ही चीज होती है, और ये तो हर औरत की नेचुरल इच्छा होती है कि उसे कोई चाहे। तुम तो इस मामले में भी खुशनसीब हो कि वो लड़का तुम्हें पहली ही नजर में चाहने लगा है। सुनीता कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हो सकता है दोबारा मुझे अनाथ आश्रम में आने ही न दे, तुमसे मिलने न दे। मैं तो मर जाऊंगी। वो कुछ ज्यादा परेशान हो रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसे मोहब्बत से समझाया और फिर उससे ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगी कि वो तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ मिलवाने लाता रहे। ठीक है, मेरे बहुत समझाने पर वो राजी हुई थी, लेकिन शादी से पहले वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास ही बैठा लेती, तुम मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। मैं भी उसके पास ही बैठी रही। दिल तो मेरा भी उसकी तरफ से बहुत उदास था, लेकिन शादी तो उसे करनी ही थी। मैं इसीलिए खुश थी कि मेरी दोस्त एक अच्छी जिंदगी गुजरेगी। मुझे और क्या चाहिए था। सुनीता शादी के बाद मेरे गले लगाकर खूब रोई थी और फिर विदा होकर चली गई। मैंने सुनीता के पति से कहा था कि वो उसे कुछ दिन बाद ही अनाथ आश्रम मिलवाने के लिए ले आना, और उसने इस बात पर हामी भरी थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने 2-3 दिन बाद ही सुनीता को अनाथ आश्रम में पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। जब सुनीता आई तो उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। वो इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। बार बार मुझसे समीर की ही बातें किए जा रही थी। कहने लगी, सुधा, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं खुश थी कि चलो सुनीता अपनी जिंदगी से खुश तो हुई। उसके बाद वो जब भी आती अपनी बातें मुझसे करने लगती। उसकी बातें समीर के आसपास ही घूमती रहती थी। कहती, वो ये कहता है, वो ये करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। कुल मिलाकर समीर सुनीता पर दिल जान से फिदा था। 1 साल बीत गया था, लेकिन उसके घर औलाद नहीं हुई थी, और फिर भी समीर की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्हीं दिनों इंचार्ज ने मुझसे कहा कि अब तुम ऑफिस में बैठकर मेरा काम संभालो, क्योंकि अब मैं ज्यादा समय नहीं दे सकती हूँ। इंचार्ज कुछ बीमार रहने लगी थी। मैंने इंचार्ज की कुर्सी संभाली। अब इंचार्ज कम ही आती थी, लेकिन उसका भाई संजय ऑफिस में बैठने लगा था। वो ऑफिस के बाहरी मामला देखा करता था, और अनाथ आश्रम के मामले के लिए मुझे उससे बातचीत भी करनी पड़ती थी। खुशमिजाज किस्म का इंसान था, लेकिन शोख मिजाज बहुत ज्यादा था। बात बात पर हंसने लगता, मजाक करने लगता। पहले तो मैं उसकी संगत में बहुत घबराती थी। वो मुझसे कहता था, खूबसूरत लड़कियों के नखरे बड़े हैं भाई, लड़कों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतनी भी क्या, शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, शायद इसलिए। फिर मुझे देखकर कहने लगा, यार तुम बताओ सुधा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? जो लड़कियां मुझे देखकर ही अपना रुख बदल लेती हैं। मैं अब उसकी बात का क्या जवाब देती? मैं बात को टालने की कोशिश करती। मैंने कहा, क्या आपको मालूम है कि जो नए बच्चे अनाथ आश्रम में आए हैं, उनमें से कम उम्र बच्चियों की संख्या कितनी है? मैं खामखा ही रजिस्टर खोलकर उसमें से देखकर बात करने लगी। उसने मेरे हाथ से पेन लेकर एक तरफ रख दिया और रजिस्टर बंद कर दिया। कहने लगा, सुधा, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे बताएं। मैंने कहा, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? बहुत ही बेकार का सवाल है। संजय कहने लगा, असल में मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, दिलो जान से उसे चाहने लगा हूँ, लेकिन वो तो मुझे घास ही नहीं डालती। मुझे देखकर ही अपनी नजरें फेर लेती है। इसलिए मुझे डर सा लग रहा है कि ये ना हो मैं मोहब्बत का इजहार करूं और आगे से वो मुझे खरी खोटी सुना दे।
आप बताएं, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? वो इंचार्ज का भाई था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती थी? बेशक वो बेहद खूबसूरत नौजवान नहीं था, लेकिन अच्छा था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, अपनी किस्मत आजमा लो। कहने लगा, आपने मुझे देखा है, जरा गौर से देखकर बताएं। लड़कियों को जरा ज्यादा पता होता है, क्योंकि लड़कियां एक जैसे ही सपने देखती हैं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे यूं आंखें फाड़कर देखती। मैंने बस छोटी सी नजर उस पर डाली और कहा, जी हाँ, आप अच्छे खासे ही हैं। कहने लगा, अगर आपको मुझ जैसा लड़का प्रपोज करे तो क्या आप मान जाएंगी? अब तो उसके सवालों ने मुझे बदहवास कर दिया था। मैं बेहद नर्वस थी, उसे क्या जवाब देती। संजय कहने लगा, बताए ना सुधा। मैंने कहा कि हमारी चॉइस कहाँ देखी जाती है, हमारी मर्जी पूछी नहीं जाती है। मेरे लिए तो किसी बुढ़े का रिश्ता भी आ गया तो मैं उस पर भी एतराज नहीं कर सकती। जिस कड़वी सच्चाई का मैंने उसे हवाला दिया था, उसका चेहरा एकदम से बुझकर रह गया था। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से उछल पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ सुधा। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो लड़की कोई और नहीं, तुम ही हो। ये सुनकर तो मेरे कानों में सीटियां बजने लगी थीं। मैं इस तरह के इजहार मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी और कमरे से बाहर निकली थी। लेकिन दरवाजे तक पहुंची थी तो वो कहने लगा, सुधा प्लीज इनकार मत करना। और फिर इनकार की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था। दूसरे दिन इंचार्ज बड़ी खुशी से आई थी और संजय भी साथ ही था। कहने लगी, हम दो ही बहन भाई हैं और ये मेरे साथ ही रहता है। सुधा, तुम इसकी संगत में बहुत खुश रहोगी। इसने दुबई की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसकी नौकरी जरूर लग जाएगी। मेरा भाई शादी के बाद तुम्हें दुबई ले जाएगा, तुम इसके साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जियोगी। इससे पहले कि इंचार्ज मेरी उंगली में अंगूठी पहनाती, संजय कहने लगा, दीदी, सुधा को अंगूठी मैं पहनाऊंगा। अनाथ आश्रम में मौजूद सब औरतें इस खुशी में शामिल थीं। उन्हीं दिनों सुनीता अपने पति के साथ घूमने शिमला गई हुई थी। मैंने उसे ये खबर नहीं सुनाई थी, वरना तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंच जाती। मैंने सोचा जब वो मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसे ये खुशखबरी सुना दूंगी। जाहिर सी बात है वो भी बहुत खुश होगी। शिमला ट्रिप पर जाने से पहले सुनीता यहाँ आई थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं चाह रहा सुधा, तुम ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ? अनाथ आश्रम अब मेरे सर पर है, तुम खुद सोचो, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। सुनीता बोली, तुम्हारे बगैर मेरा दिल वहां नहीं लगेगा। मैं जब तक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर ना आऊं, मेरा तो दिल ही नहीं लगता। लेकिन मैंने उसे कहा कि अब अपने घर में दिल लगाना शुरू करो। भला ये कोई बात है? अब तो समीर भी मुझे कहने लगा था कि आप ही इसे समझाएं कि ये घर पर दिल लगाए। हर समय ये आपकी ही बातें करती रहती है और मुझे यहाँ आने की जिद करती है। मैं एक ऑफिस का कर्मचारी हूँ, अगर काम नहीं करूंगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने सुनीता को बहुत समझाया था। उधर समीर सुनीता को घूमने के लिए शिमला ले गया था और इधर संजय से मेरी मंगनी भी हो गई थी। खैर 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने इंचार्ज से साफ कह दिया था कि इन 2 महीने में संजय से कहें कि वो मुझसे दूर ही रहे। मेरी बात सुनकर संजय मुझे नाराजगी भरी नजरों से देख रहा था। कह रहा था, एक बार मेरे घर आओ तो तुम्हें बताऊंगा। बहुत पाबंदियां लगानी आती है तुम्हें। जीने की बदले लूंगा तुम जो जुदाई की सजा मुझे दे रही हो, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। इस तरह की बातें मेरा दिल धड़कने के लिए काफी थीं। मुझे लगा था कि सुनीता 8 दिन बाद आएगी, लेकिन वो तो चौथे दिन ही रोती धोती अनाथ आश्रम पहुंच गई थी। कहने लगी, वहां मेरा दिल नहीं लगा, वहां बार बार मुझे तुम्हारी याद आती रही, इसलिए मैंने समीर से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलो। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं उसे बेवकूफ लड़की की अक्ल पर जितना भी अफसोस करती उतना ही कम था। खैर, मैंने उसे अपने हाथ में पहनी अंगूठी दिखाई तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ये कब खरीदी तुमने? मेरे चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर तो वो हाथों से ही उखड़ गई थी। हालांकि मुझे तो लगा था वो मोहब्बत से मुझे गले लगाएगी, मुझे ढेर सारी दुआएं देगी। कहने लगी, इंचार्ज का भाई होता कौन है तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है सुनीता, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? सुनीता कहने लगी, नहीं, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? संजय बहुत ही अच्छा इंसान है। सुनीता कहने लगी, बस नहीं कर सकती, ये तो तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी पहले यहाँ आता था अपनी बहन से यही कहता था कि मैं तो दुबई में जॉब करूंगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। ये तो शादी करके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा और मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं उसके इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, सुनीता, हमेशा हमेशा के लिए कोई साथ नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है। तुम भी समीर के साथ मन लगाओ और अपना परिवार बनाओ। अगर संजय मुझे दुबई ले भी गया तब भी हम फोन से एक दूसरे से बात करते रहेंगे, और जब भी मेरा यहाँ इंडिया में आना होगा तो तुमसे जरूर मिलूंगी। लेकिन सुनीता ने तो एक तमाशा सा खड़ा कर लिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से मेरी अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। कहने लगी, खत्म करो रिश्ते को सुधा, तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी, समझी ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन में बड़ी मुश्किल से अपने घर में काटती हूँ,
2 दिन में 100 बार तुम्हें याद करती हूँ, समीर की जान खा जाती हूँ कि मुझे सुधा को देखना है, उससे मिलना है, बातें करनी है। जब तक कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें नहीं कर लेती, मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे सुनीता के भोलेपन पर अफसोस होने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ढूंढकर पहनी और फिर सुनीता से सख्त शब्दों में कहा, बहुत हो गया, तुम्हें अपने घर में दिल लगाना चाहिए। मैं इस स्क्रिप्ट में विराम चिन्ह जोड़कर और जाहिर सी बात हटाकर इसे सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं बनाने में आपकी मदद कर। शादी तो मुझे भी करनी है। संजय नहीं होगा, अनाथ आश्रम में बैठी तो नहीं रहूंगी, लेकिन मैं हमेशा अनाथ आश्रम में बैठी तो नहीं, अनाथ आश्रम में बैठी तो नहीं, मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है, मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। कि सुनीता रोने लगी और फौरन मैंने सोचा अच्छा है कि वो चली गई, अच्छा है कि वो चली गई, वो वापस आ जाएगी। 2-3 दिन में ही वो वापस आ जाएगी, शर्मिंदगी उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी। लेकिन 8 दिन गुजर गए थे, लेकिन 8 दिन गुजर कोई खबर नहीं थी। सुनीता की कोई खबर नहीं थी। सुनीता की तरफ से परेशानी होने लगी थी। संजय रोज फोन पर मुझसे बातें करने लगा था। रोजाना वो मेरे साथ कोई न कोई प्लान बनाता था। शादी के फौरन बाद हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, कभी कहता वहाँ घूमने जाएंगे। मैं भी आजकल ऐसे ही हसीन जब सुनीता के रूट कर जाने को 10 दिन समीर का कॉल आया। एक दिन समीर का परेशान था, वो बहुत परेशान था। सुधा कहने लगा, घर पर आ सकती हैं क्या आप? मैंने बहुत मजबूरी की हालत में ही आपको फोन किया। मैंने कहा क्या हुआ है समीर? क्या हुआ है? कहने लगा सुनीता बेहद बीमार है, सुनीता का बुखार नहीं जा रहा, उसका बुखार में भी वो आपको ही बुला रही है, बुखार में भी वो आपको ही बुला रही है। सुनना था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन सुनीता के घर गई, मैं फौरन सुनीता के घर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मैं उसके पास गई तो मैंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी मुझे दुआ करो सुधा, मैं मर जाऊं। सुधा उसकी ये बात सुनकर मैं तड़प उठी। ये बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। ऐसा क्यों कह रही हो? भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो, भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं आता। तुम्हें क्यों समझ में मैं यहाँ तुमसे नाराज होकर आई हूँ। मैं तभी समीर से कई बार कहा कि वो तुम्हें बुलाकर मेरे पास ले आए, लेकिन वो नहीं मानूंगी। लेकिन 10 दिन से मैं बुखार में हूँ, 10 दिन से मैं बुखार एक पल के लिए नहीं, मेरा बुखार एक पल के लिए नहीं। समीर ने तुम्हें बुलाया, जाकर समीर ने तुम्हें बुलाया, रोने लगी। ये कहकर वो रोने लगी। मोहब्बत के आगे बेबस हो गई, मोहब्बत के आगे बेबस हो अपने सीने से लगाया, मैंने उसको अपने सीने से लगाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी रो रही थी। कहने लगी तुमने शादी ही करनी है तो ठीक है, ऐसा करो समीर से कर लो। ये बात सुनकर तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? वो रोने लगी, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी सुधा मैं मर जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे तो समीर से शादी कर लो, हम दोनों मिलकर रहेंगे जैसे बचपन से अब तक मिलकर रहते आ रहे हैं। मुझे इस चीज से कोई जलन नहीं होगी कि तुम मेरे पति की पत्नी हो, मेरी सौतन हो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मुझे लगा वो अपने होश में नहीं है, मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही मैं उठकर पीछे पलटी तो समीर दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। मेरा उसे नजरों का टकराव हुआ तो वो कुछ गड़बड़ा सा गया। सुनीता की और समीर के लड़ने की आवाज आ रही थी। वो बार बार कह रही थी कि तुम मेरी दोस्त से शादी कर लो वरना मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। समीर बोला तुमने क्या तमाशा बना रखा है? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी को आंख भरकर देख भी नहीं सकता, और शादी तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं करनी शादी तुम्हारी दोस्त से। यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने घर में दिल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने अपनी वजह से सबको परेशान कर रखा है। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से समीर के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो मैं जल्दी कमरे में भागी। तो मैंने देखा कि सुनीता ने अपने मुंह में ढेर सारी नींद की दवाइयां डाल रखी थी और पानी पीकर उन्हें निगल लिया था। कहने लगी ठीक है मैं मर जाती हूँ, फिर तुम दोनों जो चाहे कर लेना। ये सुनना था कि हम दोनों के होश उड़ गए थे। फौरन समीर उसे अस्पताल लेकर भागा, मैं भी साथ ही गई थी। लेकिन धीरे धीरे वो नींद में जा चुकी थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे वो बेहोश हो चुकी थी। 2 दिन लग गए थे, लेकिन ना तो सुनीता को होश आ रहा था, ना ही डॉक्टर कुछ उम्मीद से नजर आ रहे थे। उन्होंने उसका स्टमक तो वॉश कर दिया था, लेकिन कहने लगे कि दवा का असर उसके पूरे शरीर में फैल गया है, हमें डर है कि वो कोमा में न चली जाए। ये सुनना था कि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। समीर की हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। 2 दिन बाद उसे होश आ गया था तो हमारी जान में जान आई, लेकिन वो अपनी जिद पर अब भी अड़ी हुई थी। हम दोनों से कहने लगी कि अगर तुम दोनों ने शादी ना की तो मैं फिर से ऐसे ही कोई और हरकत करूंगी। मैं संजय को कभी भी सुधा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वो हर समय मेरी आंखों के सामने रहे, जरा सा दूर ना हो, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। समीर अब जान चुका था कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वो सचमुच कर गुजरेगी। इसलिए उसने हथियार डाल दिए थे। फिर मुझे भी हार माननी पड़ी। जैसे ही सुनीता की तबीयत थोड़ी संभली, उसने अस्पताल के पास बने मंदिर में ही जाकर मेरी और समीर की शादी करवा दी। जब मैं हॉस्पिटल से अनाथ आश्रम में वापस आई तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी।
2 दिन बाद मैं अनाथ आश्रम पहुंची थी कि सामने ही संजय मुझे घूर रहा था। कहने लगा, क्या हुआ था तुम्हारी दोस्त को? 2 दिन तो उसके घर में रहने चली गई। कितना फोन किया मैंने तुम्हें सुधा, एक फोन का भी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मैं उसे क्या कहती? मैंने हाथ से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में थमा दी। वो तो हैरत से मुझे देखता रह गया। कहने लगा, सुधा ये क्या है? मैंने कहा कि संजय मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। ये सुनना था कि वो गुस्से से पागल होने लगा। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, रोजाना फोन पर हम बातें करते हैं। कल तक तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था, आज ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, आज मेरी शादी हो गई है। ये सुनना था कि वो तो मुझे यूं देख रहा था जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूं, और अब उसकी नजर मेरी मांग में भरे सिंदूर पर पड़ी थी। वो चौंक गया था। सुधा ये सब क्या है? कह दो कि ये सब झूठ है। सुधा भगवान के लिए ऐसा जानलेवा मजाक मत करो। ये सब सुनकर मैं हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोते रोते सब कुछ बता दिया। वो कहने लगा कि ये जज्बाती फैसला है, तुम अभी के अभी तलाक ले लो उस लड़के से। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। जब तुम्हारा दिल ही इस बात के लिए राजी नहीं तो तुम कैसे शादी कर सकती हो? ये तुम्हारे साथ भी ज्यादती है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुधा चलो फोन लगाओ अपनी दोस्त को। संजय बेहद परेशान था। मैंने कहा, संजय वो मर जाएगी। पहली बार मैंने संजय की आंखों में आंसू देखे थे। कहने लगा, और मैं? मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? क्या मैं इतना गैर हूं तुम्हारे लिए? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी जज्बात नहीं? वो अपने आंसू पोंछने लगा। ठीक है, जाओ जाकर अपनी दोस्त को जिंदगी दो। ये कहकर वो रुका नहीं था, अनाथ आश्रम से बाहर निकल गया। 2 दिन तक मैं रोती रही। एक दिन अनाथ आश्रम की इंचार्ज मेरे पास आई और कहने लगी, सुधा ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे भाई का दिल तोड़ दिया। वो आज शाम की फ्लाइट से दुबई जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि दुबई में जॉब लग गई है और शादी के फौरन बाद तुम्हें दुबई ले जाता, लेकिन तुम्हारे फैसले ने मेरे भाई से जीने की इच्छा छीन ली है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। आज रात की फ्लाइट से ही वो जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरा दिल कुछ पल के लिए सीने में ही थम गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने दोस्त की कुर्बानी तो नहीं दे सकती थी। अनचाही दुल्हन। कुछ दिन बाद ही सुनीता बड़ी खुशी से समीर के साथ आई थी और मुझे विदा करवाने के लिए मेरे लिए एक शादी का लहंगा भी लाई थी। उसने मुझे अपने हाथ से तैयार किया था और मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो सच में पागल लड़की थी, वरना अपनी सौतन को कौन यूं सजाता है। हाँ, समीर के चेहरे पर बहुत उदासी थी, कोई जज्बात नहीं थे उसके चेहरे पर। अब मैं भी जानती थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन हूँ। घर जाते ही सुनीता ने मुझे कमरे में बिठाया और बाहर चली गई। मेरे दिल में अभी समीर के लिए कोई जज्बात नहीं थे। मैं जानती थी कि वो भी मेरे लिए ऐसे ही कोई जज्बात नहीं रखता। उस समय मुझे बहुत गम था संजय का। मेरी वजह से उसका दिल टूट गया था, लेकिन मैं क्या करती? बात सुनीता की जिंदगी की थी और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि अपनी दोस्त को मौत के घाट उतार देती। फिर मैंने ये सोचा कि समय के साथ साथ वो भी समझ जाए। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मैं सिमट कर बैठ गई थी। मैं सोच चुकी थी कि समीर से कह दूंगी कि अभी मैं इस रिश्ते के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने नजर उठाकर देखा तो समीर के बजाय कमरे में सुनीता आई थी। मुझे मुस्कुराकर देख रही थी, मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए बड़ी उत्साहित थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुनीता कहने लगी, देखो समीर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, इसलिए मैं तुमसे साफ बात करने आई हूँ। समीर से सिर्फ तुम्हारा कागजी रिश्ता ही रहेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ उतनी समीर से भी करने लगी हूँ। जितनी जुनूनी मोहब्बत मुझे तुमसे है उतनी ही जुनूनी मोहब्बत मुझे समीर से है। इसलिए कभी नहीं चाहूंगी कि वो तुम्हें वो मोहब्बत दे जो वो मुझे देता है, तुम्हें उन नजरों से देखे जैसे कि मुझे देखता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही ठंडी पड़ गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। सुनीता कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने लिए लाई हूँ ताकि तुम्हारी कहीं शादी ना हो जाए, तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। हम दोनों इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अनाथ आश्रम में रहते थे। हाँ, लेकिन समीर मेरा पति है, मेरा ही रहेगा। मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम उसके लिए सजो या उसके करीब जाने की कोशिश करो। पूरा दिन तुम आजाद से घर में जहाँ चाहे घूम फिर सकती हो, लेकिन जैसे ही समीर घर आएगा तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। तुम्हारा खाना पीना सब तुम्हें कमरे में मिल जाया करेगा। मैं तो सुनीता की बातें सुनकर यूं हो गई थी कि जैसे सांस लेना भूल गई थी। कैसी खुदगर्ज मोहब्बत थी सुनीता की। अगर ऐसी ही कोई इच्छा थी तो फिर उसने मेरा रिश्ता संजय से क्यों खत्म करवाया और क्यों अपने पति से शादी करवाई? मैं भी एक इंसान थी, जीती जागती लड़की थी, अपने अंदर सब जज्बात रखती थी। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे चाहे, मुझे मोहब्बत दे। मैं सिर्फ एक दोस्ती की खातिर अपनी जज्बातों की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। एक नेचुरल सी ख्वाहिश थी जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था।
उसके बाद जो उसने मुझे कहा, मेरे तो होश उड़ गए थे। कहने लगी, अगर तुमने कभी भी समीर के करीब जाने की कोशिश की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी और समीर की भी जान ले लूंगी। तुम जानती हो ना, मैं जो कहती हूँ वो कर दिखाती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं उसकी बात सुनकर यूं हो गई थी कि जैसे पत्थर की हो गई हूँ। मेरे अंदर कोई जान नहीं बची थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या ये मेरी वही दोस्त थी जो मुझ पर जान निछावर करती थी? वो कैसे अपनी मोहब्बत के चक्कर में मुझे तमाम जिंदगी की सजा सुनाकर चली गई थी? मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरी वो रात रोते सिसकते गुजरी थी। पहली बार मुझे अपनी वो नामा याद आने लगी जिसके जिगर का मैं टुकड़ा थी। फिर सोचा कि जब उसे ही मुझ पर दया नहीं आई और मुझे अनाथ आश्रम के झूले में डाल गई तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखती। फिर मुझे ये लगा कि शायद मुझे संजय की बद्दुआ लग गई है। वो मुझे कितना चाहता था और मैंने उसे छोड़कर सुनीता को अहमियत दे दी। सुनीता को तो सब कुछ मिल गया, प्यार करने वाला पति, अपना घर और वो दोस्त भी जो उसकी मोहब्बत की खातिर सारी जिंदगी एक बेनाम सी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। सुबह मैं जब कमरे से बाहर आई तो समीर और सुनीता नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर सुनीता कहने लगी, आओ आओ सुधा, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर देती हूँ। इससे पहले कि सुनीता उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती, समीर ने माथे पर हाथ फेरा और उठकर खड़ा हो गया और एक ही घूंट में गर्म चाय अपने मुंह में डालने के बाद जाने लगा और कहने लगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं समझ गई थी कि मेरे आने से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है, मैं एक अनचाही पत्नी थी और उसके सामने उसकी मोहब्बत बैठी थी। वो भला मुझे क्यों अहमियत देता? समय गुजरने लगा था। सुनीता समीर के आने से पहले मुझे कमरे में कैदी बना देती थी। मेरा खाना भी वही दे देती। अक्सर मुझे कमरे से बाहर समीर और सुनीता के हंसने की आवाजें आती थीं। मैं उस वक्त फूट फूट कर रोने लगती। मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो रहा था। सुनीता वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन समीर के सामने मुझे आने नहीं देती थी। 3 महीने गुजर गए थे। मुझे लगता था कि जैसे मैं कठपुतली हूँ, सुनीता के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली। एक रात मैं रो रही थी जब मेरे कमरे पर दस्तक आई। मुझे लगा सुनीता होगी। मैं आंसू साफ किया और दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का झटका लगा था। सामने समीर खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप रो क्यों रही हैं? मुझे उस समय उस पर इतना गुस्सा आया कि जिसकी हद नहीं थी। क्या वो इतना अनजान था? मैंने कहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास आपकी पत्नी मौजूद है, जाइए उसके पास जाइए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर मेरे दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन मैं पत्थर की बनी बैठी रही। एक रात लगभग 3 बजे मेरा सर दर्द के मारे फट रहा था। मैंने सोचा इस समय वो दोनों कमरे में जा चुके होंगे, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अभी मैं चाय बना ही रही थी कि मुझे लगा जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने अचानक मुड़कर देखा तो हैरान हो गई। समीर किचन के दरवाजे को टेक लगाए खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। अचानक उसे मेरी नजरें मिली तो सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा, चाय बना रही हो? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे सर में दर्द हो रहा था। कहने लगा, सर तो मेरे भी दर्द हो रहा है। काफी रातों से जाग रहा हूँ, किसी की सिसकियां चैन नहीं लेने देती। ऐसा करो, मेरे लिए भी चाय बना दो। मेरा हाथ कुछ पल के लिए वहीं थमा था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाय बना चुकी थी, इसलिए एक कप में चाय डाली और कह दिया कि ये आप पी लें, मैं सोने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं किचन से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे करंट सा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया है। समीर कहने लगा चाय तुमने अपने लिए बनाई थी, फिर अपना कप मुझे देकर क्यों जा रही हो? कब तक दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहोगी? चलो ऐसा करते हैं, आधी आधी पी लेते हैं। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जो कुछ उसकी आंखों में था मुझे घबराने पर मजबूर कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि समीर को क्या जवाब दूं। मेरा हाथ पकड़े वो मुझे स्लैब के पास ले आया और एक घूंट भरकर चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, लो पी लो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मैंने हैरत से उसे देख रही थी। वो कहने लगा, मैं जानता हूं कि मैं बेहद स्मार्ट हूं, हैंडसम हूं और मुझे देखने का तुम पूरा हक रखती हो, लेकिन जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझसे छुपती क्यों हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ मुझे तुम नजर नहीं आती। समीर की बातें तो मुझे हैरान कर रही थी। मैंने कहा, आपको परवाह है? न जाने क्यों मैं शिकवा कर बैठी थी उस पर। वो कहने लगा, बहुत परवाह है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम अपना दरवाजा क्यों लॉक रखती हो? कभी तुम्हें देखने का जी भी करता है तो मैं दरवाजे से ही लौटकर वापस चला जाता हूँ। इतना जुल्म तो अच्छा नहीं होता सुधा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या वो मुझसे मोहब्बत? मेरा दिल जोरों से धड़का था। फिर कहने लगा, सुधा तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी चाहने लगा हूँ। शायद ये हमारे बीच बने रिश्ते की डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। रात भर तुम्हारी सिसकियां मुझे बेचैन करती हैं। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता हूँ मेरी नजरें तुम्हें ही तलाशती हैं। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें कमरे में बंद रहने की कोई जरूरत नहीं है। कल जब मैं ऑफिस से आऊं तो तुम तैयार होकर बाहर बैठना, जैसे कि सुनीता होती है।
ये कहकर वो किचन से चला गया और मैं मिट्टी की मूरत बनी उसे देखती रही। अगले दिन मैंने वैसा ही किया था। मैंने एक अच्छा सा ड्रेस निकालकर खूब तैयार हुई और समीर के आने से पहले बाहर जाकर खड़ी हो गई। मुझे हॉल में यूं तैयार देखकर सुनीता की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, बाहर की डोरबेल बजी थी। मैं फौरन से दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोला तो सामने समीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग थे। उसने एक मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। फिर आगे बढ़कर एक दूसरा बैग उसने सुनीता को पकड़ा दिया, लेकिन वो गुस्से में थी। उसने वो शॉपिंग बैग वहीं फेंका और अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाती, समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है उसे सर पर चढ़ाने की। खाना गर्म करो, हम दोनों आज साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, वो खुद को कुछ कर न ले। समीर कहने लगा, कुछ नहीं करेगी। समीर ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया था, बल्कि पहला निवाला भी अपने हाथ से मुझे खिलाया था। तब तक आंसू मेरी आंखों से बहने लगे थे। समीर कहने लगा, यूं रोकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता उस लड़की के साथ बुरा सलूक करूं जो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को सिर्फ सुनीता के जज्बातीपन को देखकर छोड़ आई है। अपने हाथों से उसने मेरे आंसू पोंछे थे। फिर मेरे कान के पास जाकर कहने लगा, सुधा, अपने कमरे का दरवाजा आज रात को लॉक मत करना। मेरा दिल एक अजीब सी लय में धड़कने लगा था। समीर की बातों में तो जैसे मेरे अंदर के तमाम जज्बात को जन्म दे दिया था। रात के 3 बजे समीर मेरे पास आया था। ये हमारे रिश्ते की डोर ही थी जो शायद मुझे समीर की तरफ खींच रही थी। मैं अब समीर से मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अपने दिल को टटोला, संजय उसमें कहीं भी नहीं था। शायद संजय ने मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैंने कभी संजय से मोहब्बत की ही नहीं थी। मेरे दिल में अब सिर्फ और सिर्फ समीर ही था। हाँ, संजय के लिए दुख जरूर हुआ था, क्योंकि उसने तो मुझसे मोहब्बत ही की थी। उस रात जब समीर मेरे पास आया तो हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थीं। कहने लगा, सुधा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार दूंगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि सुनीता के साथ साथ तुम भी मेरी पत्नी हो। अगर सुनीता मेरे प्यार की हकदार है तो तुम भी मेरी प्यार की हकदार हो। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। सुबह होने से पहले समीर चला गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर समीर के प्यार की लाली अभी तक गई नहीं थी, जो मेरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। सुबह सुनीता ने मेरे चेहरे को देखा तो मैंने उससे नजरें चुरा लीं। उसने भी हाथ झटक दिया था। फिर तो अब रोज ही ऐसा होने लगा था। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। सुनीता भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी, सुनीता के तो होश उड़ गए थे। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मैं समीर को खुशी देने जा रही थी जो सुनीता नहीं दे पाई थी। सुनीता मुझे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा पाप करते हुए? मैंने कहा, मैंने क्या किया है? कहने लगी, मैं आज समीर से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। तुम मेरे घर में रहते हुए ये सब कर रही थी। शायद वो ये सुनना ही नहीं चाहती थी कि ये बच्चा समीर का बच्चा है और वो मेरे पास आता रहता है। जब मैं घर गई तो समीर पहले से ही मौजूद था। सुनीता कहने लगी, ये लड़की तो बदचलन है। तुम जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि ये प्रेग्नेंट है। हालांकि मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो समीर, तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। ये बदचलन है, इसे तलाक दे दो। मैं इसको अपने पास अब और नहीं रखना चाहती। मैं इसे अपने घर पर नहीं रखना चाहती। फिर कहने लगी, तुम चाहते थे ना कि मैं उससे ना मिला करूं, मैं अपने घर पर ध्यान दूं, तुम पर ध्यान दूं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं इस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। बस उसे बाहर निकाल दो, इसे तलाक दे दो। वो रोए जा रही थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। लेकिन समीर की नजर तो मुझ पर थी। वो मेरे पास आया और कहने लगा, सच में तुम उम्मीद से हो? शायद वो सुनीता की हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी और शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और वो इस विश्वास को पक्का करने के लिए मेरे पास आया था। मैंने सर हाँ में हिला दिया तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझसे जो मांगोगी तुम्हें दे दूंगा। ये देखकर सुनीता ने तूफान खड़ा कर दिया था। वो समीर के पास आई, उसको मुझसे अलग कर दिया और मुझे धक्के देने लगी। कहने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरा घर बर्बाद करने आई थी। मैंने कहा था ना कि कभी समीर के पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें सिर्फ मैं अपने लिए लाई हूँ। ये कहना था कि समीर ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, खबरदार जो सुधा को कुछ भी कहा। अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने कम कुर्बानी नहीं ली है उसे अपनी मोहब्बत की खातिर। सुधा मेरी पत्नी है और इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से ही रहेगी। हाँ, अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले पर आजाद छोड़ता हूँ। ये सुनना था कि सुनीता अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद करके जोर जोर से रोने लगी। अब मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने क्यों उसे रोने दिया? हमेशा उसे अपने साथ लगाकर उसके आंसू पोंछे थे, लेकिन
लेकिन समीर ने मुझे कमरे में जाने नहीं दिया। कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की, वरना ये तुमसे जीने का हक भी छीन लेगी। वो अंदर रो रही थी और मैं बाहर आंसू बहा रही थी। मोहब्बत तो मुझे सुनीता से थी, लेकिन अपने रिश्ते का हक भी मुझे चाहिए था। बहुत सारे दिन ऐसे ही गुजर गए थे। तीनों एक दूसरे से कटे कटे घूम रहे थे, कोई किसी से बात नहीं करता था। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अगले दिन सुनीता बहुत चुप थी, लेकिन मैं उसके सामने न जाने से जरूर घबरा रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। मुझसे कहने लगी, मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर उसने वो बॉक्स मेरी गोद में रख दिया। कहने लगी, इसमें शादी का जोड़ा है, आज पहनकर तैयार हो जाना। समीर को खुद मैं तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी, और चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं समझ गई थी कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था। मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। इतना कहकर सुनीता ने अपनी शादी का जोड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया था। उसके दूसरे हाथ में एक बैग था। मैंने कहा, सुनीता, ये बैग किस लिए? सुनीता कहने लगी, मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। अब मैं इतनी ज्यादा खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। सुधा, हमेशा समीर के साथ खुश रहना कि अब मैं आगे की जिंदगी अकेली जीऊंगी। मैंने सुनीता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने समीर से कहा, प्लीज मुझे तलाक दे देना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रहूं। शायद समीर का दिल भी सुनीता की तरफ से खट्टा पड़ गया था। उसने सुनीता को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी और चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके सुनीता को दे दिए थे। सुनीता चुपचाप दोबारा से अनाथ आश्रम लौट गई थी। कुछ समय बाद सुनने में आया था कि सुनीता वहां की इंचार्ज बन गई है और अब पूरा अनाथ आश्रम वही संभालती है। मैं कभी कभी उससे मिलने जाती हूँ। वो मुझसे वैसे ही खुश होकर मिलती है, लेकिन उसकी आंखों में छाई उदासी मुझे महसूस होती है। एक दिन अनाथ आश्रम में सुनीता को मिलकर आ रही थी कि मेरा टकराव संजय से हो गया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। उसने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो एकदम से चौंक गया था। मैं उसके पास गई। मैंने कहा, कैसे हो संजय? लड़की की तरफ देखा, मेरी नजरों का मतलब समझ गया था। कहने लगा, ये मेरी पत्नी है। अब मैं कब तक तुम्हारी मोहब्बत को दिल से लगाए बैठे रहता? मुझे भी तो शादी करनी थी। मुझे संजय से कोई शिकवा नहीं था। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, किसी एक इंसान के लिए जिंदगी को खत्म नहीं कर दिया जाता। मैं संजय को बधाई दी और फिर अपने घर चली आई, जहां मेरा पति समीर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं भी समीर के सीने पर अपना सर रख दिया। मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं था। अगर एक दुख है तो वो ये कि सुनीता खुश नहीं थी, और सुनीता जितनी उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ हुआ था वो उसकी खुद की गलती से हुआ था। हमारी शादी को 5 साल बीत गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।